गुड मॉर्निंग क्लास। हमारे लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने इथाइल ब्रोमाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे एंड आई होप कि आप लोगों ने पूरे वीडियोस एक्सप्लेनेशन जो था केमिकल प्रॉपर्टी का वो देखा होगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो था रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, जिसमें बनता क्या था, अगर हम इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते थे तो हमें C2H5SH, जिसे थायो अल्कोहल कहते हैं, ये प्राप्त होता था। और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पोटेशियम सल्फाइड ले लेते थे और 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड ले लेते थे तो इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में डाई इथाइल थायो ईथर हमें प्राप्त होता था। आज की जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्शन विद मरकैप्टाइड्स। मरकैप्टन एक कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर से आपके जो है मेटल्स और एथिल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं मरकैप्टाइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मरकैप्टाइड देन थायो ईथर इज ऑब्टेन्ड विद सोडियम मरकैप्टाइड, सॉरी सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर मरकैप्टाइड नहीं होगा, यहाँ पर ब्रोमाइड होगा। देख लीजिए क्या रिएक्शन होती है कि जब हमारा एथिल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं अपने मरकैप्टाइड से। मरकैप्टाइड क्या होगा कि सल्फर से एक तरफ मेटल होगा और एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सोडियम है और ये हमारा है CH2CH3 दैट इज़ एथिल ग्रुप। ये एथिल ग्रुप जो है सल्फर से दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब हमारा एथिल ब्रोमाइड मरकैप्टाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि जो Na है वो तो Br के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, और यहाँ पर सल्फ़र के एक तरफ एथिल ग्रुप पहले से ही जुड़ा था, देखिए वो यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड रहता है, और एथिल ब्रोमाइड का जो एथिल ग्रुप है वो जा कर के यहाँ सोडियम की जगह जुड़ जाता है। तो कंपाउंड क्या बन गया, C2H5SC2H5। इसका नाम पड़ जाता है डाई इथाइल थायो ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम एसिटिलेट। छोटी सी रिएक्शन है। सोडियम एसिटिलाइट के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हैं एथिल ब्रोमाइड की तो क्या होता है, C2H5Br है, ये सोडियम ग्रुप है और ये जुड़ा हुआ है एसिटिलीन से। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपका एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरह से। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, सोडियम ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। Na की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज है, और कार्बन की होती है लेने की इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने यहाँ चार्ज यानी आवेश भी प्रदर्शित किए हुए हैं। तो होगा क्या, रिएक्शन ईजी है। जो सोडियम है वो तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये एथिल ग्रुप जा करके सोडियम की जगह जुड़ जाएगा। तो जब ये एथिल ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C। सब कुछ सेम रहा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ Na हटा और उसकी जगह C2H5 जाकर जुड़ गया। और इस कंपाउंड का नाम अब क्या पड़ जाएगा, तो देखिए 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 3 कार्बन 4 कार्बन की एक श्रृंखला, एक चेन मिल जाती है हमें, जहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर लगा हुआ है, त्रिबंध जहाँ लगा हुआ है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये बचे हुए 3 और 4 कार्बन हो जाएंगे। तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटाइन 1। ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, आयन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 हमने उसकी नंबरिंग कर दी, ब्यूटाइन 1। तो जब हम सोडियम एसिटिलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें सोडियम ब्रोमाइड तथा ब्यूटाइन 1 की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको करानी है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी अम्लों के सिल्वर लवण के साथ। तो याद रखिएगा किसी भी एसिड का सॉल्ट बनाने की जब बात आती है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर CH3COOH, ये आपका एक फैटी एसिड है, एक फैटी अम्ल है, इसका आपको लवण बनाना है, सॉल्ट बनाना है, तो आप इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दो। किस बेस से कराओगे, किस क्षार से कराओगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किसका लवण चाहिए। अगर वो कहते हैं सोडियम सॉल्ट तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर वो कहते हैं पोटेशियम लवण चाहिए, पोटेशियम सॉल्ट चाहिए, तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे अपने एसिड की। लेकिन इन्होंने कहा आपको सिल्वर सॉल्ट चाहिए, तो आप क्या करा दो, यहाँ पर सिल्वर के साथ इसकी सिल्वर
AgOH ले लीजिए, AgOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये एक बेस है, एक क्षार है, तो क्या होगा, जब भी कोई अम्ल यानी कि कोई आपका एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर AgOH अगर आपने ले लिया तो बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण व जल की प्राप्ति होती है। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना कैसे होगा। तो यहाँ पर फैटी अम्ल जो होंगे उनका सिल्वर लवण बनाने के लिए फैटी अम्ल की अभिक्रिया सिल्वर बेस के साथ करा देंगे, सिल्वर क्षार के साथ करा देंगे, तो आपका जल निकल जाएगा, ये देखिए OH और H निकल जाएगा, और यहाँ पर ये CH3COO जो है वो इस Ag के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3COO Ag। तो ये हमें प्राप्त हो गया सिल्वर एसीटेट। अब हम इस सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं एथिल ब्रोमाइड दैट इज C2H5Br के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर जो Ag आप देख रहे हैं वो Br के साथ रिएक्शन करेगा और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, और ये C2H5 जाकर COO के साथ जुड़ जाता है, तो कंपाउंड बन जाता है CH3COO C2H5। अब ये जो C2H5 COO जो है ये CO हमारा होता है ईस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप, तो इसका नाम पड़ जाएगा एथाइल एसीटेट। तो ये हमारा ईस्टर हमें प्राप्त हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। अब हमारी अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की या तो सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। क्या अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है ये अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। सोडियम ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आपको दिख रहा है कि Na जो है वो तो Br के साथ रिएक्शन कर लेगा, एक रिप्लेसमेंट है, आयोडीन की जगह यहाँ पर ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा और एथिल ब्रोमाइड डायरेक्टली एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन हुआ क्यों, इनकी क्रियाशीलता की वजह से, इनकी रिएक्टिविटी की वजह से। यहाँ पर दोनों की जो क्रियाशीलता होती है, ब्रोमीन और आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें डिफरेंस होता है, तो इस वजह से ही यहाँ पर आयोडीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके सोडियम ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि आयोडीन के साथ बंध तोड़कर सोडियम ब्रोमीन के साथ बंध बनाता है और सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है, और यह आयोडीन जाकर इस ब्रोमीन की जगह जुड़ जाता है। तो ये था रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। यहीं पर अगर आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो KBr बन जाएगा और फिर भी I जाकर यहाँ जुड़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट। अब पोटेशियम थायोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम है तो K और थायोसाइनेट की बात चल रही है तो SCN। तो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप पोटेशियम थायोसाइनाइड से कराते हैं और उसको हीट करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, वही चीज़ है कि K जो है पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके KBr बना लेगा और ये SCN ग्रुप जा करके एज इट इज C2H5 से वैसे ही जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H5SSN यानी कि इथाइल थायोसाइनेट। तो एथिल ब्रोमाइड एथाइल थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं सोडियम एसीटेट के साथ। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO Na। जैसा भी आपने सिल्वर एसीटेट पढ़ा था CH3COAg, वैसे यहाँ पर इन्होंने सोडियम एसीटेट बनाया हुआ है। सिंपल रिएक्शन, कोई चेंज नहीं, Br जो है वो Na के साथ रिएक्शन करके NaBr बना लेगा और ये CH3CO से ये C2H5 यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5COO3। ये उल्टा इन्होंने दिखा दिया है, देख लीजिए, CH3CO से आप C2H5 जोड़ दो, सीधे सीधे CH3COO C2H5। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3COO C2H5। नाम क्या पड़ जाएगा इसका, ये क्योंकि एसीटेट ग्रुप था, CH3CO एसीटेट ग्रुप होता है, तो बस एसीटेट ग्रुप से यहाँ पर एथिल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम पड़ गया एथाइल एसीटेट। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रेट। सोडियम Na नाइट्रेट NO3। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पड़ गया NaNO3। क्या रिएक्शन होगी, सोडियम है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, NO3 जा करके C2H5 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर
जब NO3 जुड़ता है तो उसमें एक चेंज आता है कि NO3 डायरेक्ट ना जोड़ करके हमने बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकल बंध जो है इलेक्ट्रॉन के वो पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन भी दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड है उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, बंध बनाने में नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है और कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। इसीलिए NO3 ना जोड़कर यहाँ पर ONO2 ये जुड़ता है जाकर, फॉर्मूला सेम रहता है, बन जाता है C2H5ONO2 दैट इज इथाइल नाइट्रेट। बस वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन हुआ है, बाकी फॉर्मूला सेम है आपका। स्ट्रक्चर में चेंज ये हुआ है कि NO3 का जो N होता है नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ने जाकर यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बना लिया है, बस इतना हुआ है। रीज़न मैंने बताया क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, इस वजह से। या आप ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्थायी होता है। अगर इसका रीज़न जानना है तो 11th क्लास में आपने अगर अबाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखा होगा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ये अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पर आप नाइट्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर आप यहाँ पर अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अबाउ नियम के अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 1s2, 2s2 और 2p3, ये इस तरह से 1s2, 2s2, 2p3। और ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के केस में भी 2p में जा रहे हैं, ऑक्सीजन के केस में भी 2p में जा रहे हैं, लेकिन p में यहाँ पर नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ऑक्सीजन में 4। अब p जो हमारा उपकोष होता है p सबशेल, इसमें 3 ऑर्बिटल पाई जाती हैं। यहाँ पर ये हमने नाइट्रोजन के लिए बना दिया और ये ऑक्सीजन के लिए बना दिया। तो अब p के 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1, 2, 3 हुंस के नियम के अनुसार, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सिद्धांत के अनुसार हमने सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता तो वो हम यहाँ पर पेयरिंग करा के दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाइट्रोजन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब किसी उपकोष, जब किसी सबशेल के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसे कहते हैं हाफ फिल्ड स्टेट, यानी कि अर्धपूर्ण अवस्था। अब ऑक्सीजन का भरते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले ऑर्बिटल में भर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो सारे ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं ना आधे भरे हुए हैं, तो इसको कहते हैं आंशिक पूर्ण अवस्था, यानी कि पार्शियली फिल्ड स्टेट। तो हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड स्टेट होती है, जो अर्धपूर्ण अवस्था होती है, वो आंशिक पूर्ण अवस्था से ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। हाफ फिल्ड स्टेट पार्शियली फिल्ड स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जा कर के कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम सल्फेट। क्या अभिक्रिया होती है सोडियम सल्फेट के साथ? तो सोडियम इथाइल सल्फोनेट इसका निर्माण होता है। कैसे देख लेते हैं। छोटी सी रिएक्शन है, एथिल ब्रोमाइड है, जा करके Na2SO3 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। जब हीट करोगे तो क्या होगा, जो सोडियम है यहाँ पर 2 सोडियम है, तो एक सोडियम निकल करके Br के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है, और एक NaSO3 जाकर यहाँ पर इससे Br की जगह जुड़ जाता है, तो बन जाता है C2H5SO3Na। क्या बनता है, सोडियम इथाइल सल्फोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, जो नेक्स्ट टाइप है हमारी रिएक्शन का, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रियाएं। निराकरण अभिक्रियाओं में सिर्फ आपको एक अभिक्रिया पढ़नी है, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH और NaOH। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन है, CH3CH2Br। ये यहाँ पर एथिल ग्रुप जो है, एथिल ब्रोमाइड को CH3CH2 के रूप में लिख दिया है, बस इतना किया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे
तो एक रिएक्शन तो होती है कि जो पोटेशियम है वो ब्रोमीन के साथ जाकर के पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर लेता है। लेकिन ये जो OH है, अब होना क्या चाहिए था, नॉर्मल रिएक्शन अभी तक जितनी हमने अभिक्रिया पढ़ी उसमें KBr बना लेता था और OH जाकर जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्योंकि ये रिएक्शन अल्कोहल की प्रेजेंस में ही करा रहे हैं तो इस वजह से OH नहीं जुड़ता है जाकर। वो करता क्या है, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के ये OH और H मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये होता है। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से चला आता है तो ये बचता है CH2 और ये बचता है CH2, और ये दोनों मिल करके, क्योंकि कोई चीज़ आकर यहाँ जुड़ी नहीं, सिर्फ निकली है, एलिमिनेट हुई है, सब्सटीट्यूट नहीं हुई है, ना ही ऐड हुई है, इस वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जो एकल बंध था वो द्विबंध में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए Br निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, और इस तरह से CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड जो है वो एथिलीन में कन्वर्ट हो गया। ये थी हमारी निराकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया जो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पढ़ के आ रहे हैं हम। तो जब आपका एथिल ब्रोमाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण करता है। क्या होता है, ये Mg जाकर के इससे जुड़ जाता है, C2H5 MgBr बन जाता है, तो बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, ये इसका जो है सामान्य सूत्र है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और X की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय। तो यहाँ पर हमें एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो लेड और सोडियम, ये दोनों क्योंकि धातुएं हैं, दोनों ही मेटल है, तो जब दो मेटल आपस में जुड़ते हैं तो वो एलॉय बनाते हैं, जिन्हें हम मिश्र धातु भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सोडियम लेड के मिश्र धातु के साथ एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं, हीट करते हैं, तो हमें टेट्रा एथिल लेड, एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलता है, जिसको अपस्फोटन रोधी, इसको क्या कहा जाता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड को बोलाता है अपस्फोटन रोधी, यानी कि स्फोट रोकने वाला। अपस्फोटन रोधी यानी कि स्फोट रोकने वाला। कहाँ यूज़ होता है, जो आपके गाड़ी के इंजन होते हैं, मैं पहले भी इस पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, जो आपके गाड़ी के इंजन होते हैं वहाँ पर फ्यूल के साथ ये टेट्रा एथिल लेड प्रेजेंट होता है, ताकि इंजन के अंदर जो है वो पेट्रोल जो है उसमें आग वगैरह ना लग जाए। तो 4 मॉलिक्यूल आपको एथिल ब्रोमाइड के लेने हैं और 4 मॉलिक्यूल आपको सोडियम लेड कंपाउंड के लेने हैं, जो आपका एलॉय है। तो ये दोनों में होता क्या है कि 4 सोडियम 4 Br के साथ मिलकर NaBr बना लेंगे, और Pb जो है 3 Pb निकल जाते हैं। 4 Pb हैं पर इनमें से 3 Pb जो है 3 लेड के कंपाउंड निकल जाते हैं, और एक लेड जाकर यहाँ 4 C2H5 के साथ जुड़ जाता है, तो बन जाता है C2H5 का होल 4 Pb, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेट्रा एथिल लेड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं इसे। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होगा, 2 अभिक्रियाएं पढ़नी है, एक फ्रैंकलैंड पढ़नी है, एक वुड्स पढ़नी है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जो आपका एथिल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराने जा रहे हो, किसके साथ, जिंक के साथ। बस यही इन दोनों में चेंज है, यहाँ पर ये बीच में प्लस का साइन होगा। तो जब आपके जो 2 एथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल हैं ये जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बीच में प्लस का साइन है, दोनों एक नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब ये दोनों एथिल ब्रोमाइड जो है जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br निकल जाएगा, ZnBr2 चला जाएगा, और C2H5 और C2H5 ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, तो 2 कार्बन इधर हैं, 2 कार्बन इधर, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन का निर्माण करते हैं। और वहीं पर जब आप वुड्स अभिक्रिया कराएंगे, वुड्स रिएक्शन तो भी सेम रिएक्शन होती है, बस यहाँ पर आपको वुड्स अभिक्रिया में 2 सोडियम लेने पड़ते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपने एथिल ब्रोमाइड के ले लिए, 2 सोडियम ले लिए, तो ये 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेते हैं, और C2H5 और C2H5 आपस में मिलकर N ब्यूटेन बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर Zn की वैलेंसी 2 होती है तो एक Zn 2 Br के साथ मिल सकता है, लेकिन सोडियम की वैलेंसी, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए सोडियम यहाँ पर 2 ब्रोमीन के साथ हमें 2 सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी थी
रिएक्शन विद मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो एथिल ब्रोमाइड का आपको अपचयन कराना है, रिडक्शन कराना है। यहाँ पर ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट रहने वाले हैं। जो अपचायक होते हैं, आप कोई भी इनमें से एक अपचायक ले सकते हैं। हम चलिए हाइड्रोजन और निकेल अपचायक यहाँ पर लेते हैं, देखते हैं क्या अभिक्रिया होती है। तो जब आपका एथिल ब्रोमाइड जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, अपचयन करता है, तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन, हमने दो नवजात हाइड्रोजन लिए, तो एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर के देखिए HBr बना रहा है, और एक हाइड्रोजन C2H5 में जा कर के जुड़ जाता है। ऐसे एक हाइड्रोजन ने HBr बना लिया और एक हाइड्रोजन C2H5 में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C2H6। C2H6 एक तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, तो ये जो है ईथेन का निर्माण करता है। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और हेलोजनेशन अभिक्रिया। हेलोजनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट में, तो फ्रीडल क्राफ्ट में जो अभिक्रिया होती है एथिल ब्रोमाइड की, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद बेंजीन। यहाँ पर हम बेंजीन से कराने जा रहे हैं रिएक्शन। जब हमारा एथिल ब्रोमाइड बेंजीन से अभिक्रिया करता है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। एनहाइड्रस का मतलब अगर भूल गए हो तो फिर याद दिला दें, निर्जलीय कारक। ये निर्जलीय होता है, यानी कि जहाँ पर भी ये जल देखेगा वहाँ से जल अवशोषित कर लेगा, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 है। जब आप एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अपने बेंजीन से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और हर 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन Br के साथ मिलकर HBr बना लेता है और उस हाइड्रोजन की जगह जाकर के C2H5 जुड़ जाता है, और जो हमारा कंपाउंड बनता है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन से देखिए एथिल ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम पड़ जाता है एथिल बेंजीन। तो ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलोजनेशन अभिक्रिया में क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और यहाँ पर ये जो आप Br देख रहे हैं तो ये एक हेलोजन ग्रुप तो पहले से ही है। आपने अगर मीथेन की याद हो, अगर आपको Cl2 से अभिक्रिया कराते थे तो 4 स्टेप में ये चारों हाइड्रोजन एक एक करके क्या हो जाते थे, हट जाते थे और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता था। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही होगा। आपको क्या करना है, एक बार जैसे 5 हाइड्रोजन आपके हैं तो 5 बार 1 2 3 4 5 बार आप Br2 लेते जाएंगे और एक एक करके यहाँ पर हाइड्रोजन हटता जाएगा, Br जुड़ता जाएगा। एक Br जो एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा HBr के रूप में, और एक ब्रोमीन जा कर के हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा। तो देखिए C2H5Br से क्या बन गया, C2H4Br2, HBr निकल गया, Br जुड़ गया। C2H4Br2 से C2H3Br3 और HBr निकल गया। फिर C2H3Br3 की अभिक्रिया फिर से Br2 से कराई तो फिर से HBr निकल गया और बन गया C2H2Br4। अब 2 हाइड्रोजन बचे, एक बार Br2 से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा C2HBr5 और लास्ट में बन जाता है C2Br6। तो ये थी आपकी हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनेशन का मतलब हेलोजनीकरण अभिक्रिया ऐसे कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टर्न से जो है हमारे हेलो अरीन्स जो हैं उसको स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।